Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. As you know, our chapter 4, globalization. It is your economics book, chapter 4, globalization and the Indian economy. Okay. First of all, I want to clear what is globalization. This is the new phenomena which states when a country connect with the world economy, that means globalization. यानी जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ा जाता है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, एज वी स्टडी अर्लियर फ्रॉम 1950 टू 1990. अगर हम देखें पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि 1950 से लेकर 1990 तक वी आर सर्वाइविंग अ लॉट ऑफ पीरियड विद अ डोमेस्टिक इकोनॉमी. उस समय हम लगभग 40 सालों तक हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को एक क्लोज इकोनॉमी के रूप में किया. ठीक है, जब वेयर वी आर नॉट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. बट आफ्टरवर्ड इन 1990 where the new phenomena globalization is just boom, we started to connect our economy, Indian economy, with the world economy also. The most of our crises are there, that's why we just introduce the new phenomena, that is globalization. Okay, so now I want to clear you the conditions why we adopted this concept with the Indian economy. कि इस concept को हमने Indian economy में क्यों adopt किया. 40 साल तक हम लगातार क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में रहे. वाई वी स्टार्ट अ न्यू फिनोमिना दैट द ओपन इकोनॉमी. हमने नया फिनोमिना क्यों स्टार्ट किया. देखिए, इन 1980 देयर इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ इंपोर्ट इन ओवर ऑन आवर एक्सपोर्ट. उस समय एक ऐसी कंडीशन आ गई थी, हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे. द सेकेंड थिंग, देयर इज अ ह्यूज बर्डन ऑफ, बहुत बड़ा बर्डन हमारे पास था, द डेब्ट्स, कि हमारे ऊपर लोन का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, उनका रीपेमेंट हम नहीं कर पा रहे. एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी हैविंग ओनली द फंड्स ऑफ या द रिजर्वर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द 2 वीक्स इम्पोर्ट ऑनली. कि हमारे पास केवल 2 हफ्तों के लिए हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विदेश से मंगा सके, इतना ही फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारे पास रिमेनिंग रहा था. सो दिस इज द सिचुएशन और दिस इज द क्राइसिस. Between them we just started the new phenomena, the globalization. और ये हमने अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं किया. When we having a lot of pressure with the foreign जितनी organizations थी, we just wants a loan from the WTO. उस समय लोन चाहिए था हमें वर्ल्ड बैंक से, इसीलिए 7 बिलियन का लोन हमें तब सैंक्शन हुआ जब हमें कहा गया कि वी जस्ट स्टार्टेड द न्यू फिनोमिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हमें नए कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा. हम क्लोज इकोनॉमी के रूप में नहीं रह सकते, हमें एक ओपन इकोनॉमी के रूप में वर्कआउट करना पड़ेगा. इसीलिए ये जो ग्लोबलाइजेशन है, दैट इज द न्यू फिनोमिना. इट इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1990 में ये फिनोमिना इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ. देखिए, as consumer of today world, some of us has a wide choice of goods and services before us. आज हमारे पास बहुत सारी wide ranges हैं consumer goods की. The latest models of digital cameras, mobile phones and televisions made by the leading manufacturers of the world within the our reach. आज हमारे पास बहुत सारी choices हैं. वर्ल्ड कंपनीज की बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं टेली मार्केट में, उन सभी के हमारे सामने प्रोडक्ट रहते हैं. Every season, new models of the automobiles can be seen on Indian roads. Gone are the days when ambassadors and Fiat were the only cars of Indian road. ये कह रहा है कि आज हम नए नए मॉडल्स देखते हैं. पहले क्या था, केवल कुछ लग्जरियस कार्स हमारे पास, जैसे हम देखते हैं फिएट थी और एम्बेसडर वॉज देयर, जो इंडियन रोड्स पे दिखाई देती थी. टुडे इंडिया आर ब्रिंग्स अ कार produced by nearby the top companies in the world. आज हम उन सभी कंपनीज की प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं जो वर्ल्ड की टॉपेस्ट कंपनीज हैं. Such wide ranging choice in our market, relatively recent phenomena. ये जो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने इतनी वाइड रेंजेस है, ये कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं. दिस इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड. We would not have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back. In a market of years, matters of years, our markets have been transformed. यहीं पर बात आती है कि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं आज, हमारे पास इतनी चॉइसेस है, ये
लगभग 20 सालों पहले हमारे पास इतनी चॉइसेस नहीं थी. सो व्हाट द चेंजेस कम इन आवर इकोनॉमी दैट गिव अस आउट सो मेनी चॉइसेस इन द कंज्यूमर मार्केट. ऐसी कौन सी चीजें चेंज आई जिससे हमें आज इतनी सारा चॉइसेस हमारे पास कंज्यूमर के पास है. So production across countries. So this is the way how we get the so many choices to us. Till the middle of the 20th century, production was largely organized within the country. सबसे पहले जब हमने देखा कि हम प्रोडक्शन क्या करते थे अपने देश के अंदर किया करते थे. What across the boundaries of those countries were raw material, foodstuff and finished products. ठीक है, कॉलोनिकल टाइम में भी हमने क्या देखा कि उस समय भी इंग्लैंड के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से जाता था, इंडिया से एक्सपोर्टेड किया जाता था. ठीक है, तो इंग्लैंड क्या करता था, इंडिया से रॉ मटेरियल लेता था, वहां से फिनिश गुड्स को यहाँ पर सेल आउट करता था. तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो एक तरफ कहीं से रॉ मटेरियल लेते हैं, कहीं उनके बिजनेस प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, कहीं से वो लेबर लेते हैं. तो इन्हें बोलते हैं हम MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. ठीक है, ये क्या होते हैं, जिनके प्रोडक्शन हाउसेस की लिमिट किसी कंट्री तक नहीं होती बल्कि कई देशों तक इनका प्रोडक्शन फैला हुआ होता है. दैट इज नोन एज MNCs. Colonies such as the India exported raw material and foodstuff and imported finished goods. Trade was the main channel connecting the distant country. This was before a large companies are called as the multinational corporation MNCs. अब यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन दे रखी है. MNCs is a company that own or control production in more than one nation. एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्शन किसी एक देश में कंट्रोल नहीं है बल्कि बहुत देशों तक पाया जाता है. दैट इज नोन एज MNCs. यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज MNCs? व्हाट इज MNCs? लिख लिया? Yes, ma'am. Okay. MNCs set up office and factories for the production in regions where they can get the cheaper labor. ये जो MNCs है वो वहाँ प्रोडक्शन करती हैं जहाँ उन्हें लेबर सस्ता मिले. If they are working on the labor intensive technique, तो वो वहाँ पर वर्कआउट करेंगे जहाँ उन्हें सस्ता लेबर मिले. And other resources. This is done so that the cost of production is low. ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो उनकी कॉस्टिंग आएगी वो कम आए. And the MNCs can earn greater profit, और वो ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पर कमा पाए. Consider the following example. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है. A large MNCs producing industrial equipment design its product in research center in the United States. ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि कंपनी है जिसके रिसर्च सेंटर तो कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में है. And then has the components manufactured in China. लेकिन वो अपने रिसर्च तो अमेरिका में हो रही है लेकिन वो प्रोडक्शन कहाँ कर रहा है, वो चाइना में प्रोडक्शन कर रहा है. These are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled. और उसके बाद जब वो प्रोडक्शन किया जाता है उसको असेंबलिंग के लिए वो वहाँ से मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप उन प्रोडक्ट्स को असेंबलिंग के लिए भेजता है. And the finished goods product sold to all over the world. और जो चीजें बनकर तैयार होती हैं उसे पूरे वर्ल्ड मार्केट में सेल करता है. Meanwhile, the company customers care is carried out through all centers located in India. और उसके जो कॉल सेंटर्स है वो कहाँ है, इंडिया में है. वो पूरा जो नेटवर्क है वो इंडिया से कनेक्टेड है. तो आपने देखा एक ही कंपनी का प्रोडक्शन हाउस अलग है, सेलिंग मार्केट अलग है, ठीक है, और रिसर्च सेंटर अलग है. So these type of companies whose production are not belongs to one country, it is belongs to so many countries, that is known as MNCs. तो इस एग्जाम्पल से उसने समझा दिया कि किस तरह से आप एक ही कंट्री से ना जुड़कर वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री से जुड़ते हैं. किसी के लिए प्रोडक्शन के लिए आपको कॉस्टिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कहीं से आप अपने कॉल सेंटर सेलिंग की तैयारी करते हैं. सो दैट इज द टाइप ऑफ MNCs. In this example, the MNCs is not only selling the finished product to globally, but more important that the goods and services are produced globally. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, the MNCs जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो केवल अपना जो सेल कर रही है
वो ही ग्लोबली नहीं कर रही, बल्कि उसका जो प्रोडक्शन हब है वो भी ग्लोबल है। कैसे कि जहां अमेरिका में ही इज जस्ट टेकिंग देयर रिसर्च सेंटर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन चाइना, ही सेलिंग पॉइंट इज इन इंडिया एंड जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द होल द वर्ल्ड। तो इस तरह से एमएनसीज एक ऐसी कंपनी है जो किसी एक देश से कनेक्ट नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों में उसके प्रोडक्शन हाउसेस पाए जाते हैं। As a result, production is organized in increasing complex way। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन कैसा होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन होता है, जिसका रिसर्च कहीं और है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और है, और इसके साथ साथ उसका असेंबलिंग, प्रोडक्शन की जो असेंबलिंग है कहीं और पाई जाती। तो इस तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार होता है। The production process is divided into small parts and spread out the globe। यहाँ पर प्रोडक्शन को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पर चाइना में हमने प्रोडक्शन हाउस डाला क्योंकि हमें सस्ता लेबर मिल गया, अमेरिका में हमने स्किल पीपल थे तो हमने वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स डाले, इंडिया में हमें बहुत बड़ा सेलिंग हब मिला तो हमने यहाँ आईटी के थ्रू हमने अपना कॉल सेंटर स्टैब्लिश किया। तो इस एग्जांपल से पता चलता है कि जो एमएनसीएस है वो ग्लोबल लेवल पे काम करती है, उसका प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। India has highly skilled engineers who can understand the technical aspects of production. It also has educated English-speaking youth who can provide customer care services. तो इंडिया में उसने अपना सर्विस सेंटर क्यों रखा? क्योंकि उसे लगा कि यहाँ के लोग टेक्निकली बहुत साउंड हैं, और दूसरा यहाँ पर इतने यूथ हैं जो कन्वर्सेशन स्किल में काफी स्मार्ट हैं। सो ही द एमएनसीज टेक देयर मार्केटिंग कंपनी के साथ उन्होंने क्या किया, अपनी कॉल सेंटर दे हैव टू एस्टैब्लिश इन India। All this probably can mean 50 to 60% cost saving for the MNCs. The advantages of spreading out the production across the borders to the multinational can truly immense। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा क्यों करती हैं? ताकि उनकी कॉस्टिंग कम हो। जहाँ से उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल मिलता है वो वहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं, जहाँ से उन्हें सस्ता लेबर मिलता है वहाँ पर वो अपने प्रोडक्शन हाउसेस तैयार करते हैं। तो इस तरह से उनका मेन मकसद क्या है? एक अच्छी क्वालिटी की गुड्स बहुत ही चीप प्राइसेस पर आपको प्रोवाइड की जा सके। नाउ इंटरनेशनल प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। तो अब आप कैसे प्रोडक्शन करते हैं वर्ल्ड लेवल पे? MNCs सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट्स। वो वहां प्रोडक्शन करते हैं जहां से इजीली वो सप्लाई मार्केट में कर सके। Where there is a skilled and unskilled labor available at the low cost। वो वहाँ प्रोडक्शन करते हैं जहाँ लो कॉस्ट पे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर मिल जाए। And where the availability of other factors of production is assured। In addition, MNCs might look for the government policies also। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी देखते हैं। जैसे भी आपने देखा कि चाइना की बहुत सारा मार्केट दे आर शिफ्टिंग टू इंडिया, कि वो मार्केट कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज भी हैं और रशियन कंट्रीज भी हैं, जापानीज कंट्रीज भी हैं। दे वांट टू शिफ्ट देयर मार्केट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। क्यों? अब उन्हें लग रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हो सकता है चाइनीज पॉलिसी इज नॉट फेवरेबल फॉर द ब्रिटिशर्स और द रशियन फॉर द अमेरिकन, सो नाउ दे शिफ्टेड देयर मार्केट टू द अमेरिका। तो यहाँ एमएनसीएस में गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। Having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and offices for production. The money that is spent to buy assets, land and building machine and other equipments is called investment। ठीक है, अब what is investment? यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया? What is investment? Investment क्या है? The money which is invested on assets, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मटीरियल पे जो खर्च किया था, that is investment। Here we know the foreign investment, the investment made by the MNCs। जो MNCs कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करती है उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। These investment for the profit, ये किस लिए कहा जाता है? प्रॉफिट कमाने के। MNCs set up production jointly with some of the local companies। कभी कभी ये मल्टीनेशनल कंपनीज किसी लोकल कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर भी करते हैं। The benefit of local company to such joint
प्रोडक्शन इज टू फोल्ड. अब जो लोकल कंपनी होती है वो भी इनके साथ ज्वाइंट हो जाती है, उसके भी अपने कुछ मोटिव होते हैं. इस तरीके से द फर्स्ट MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडिया जैसे जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग नेशन है, वहाँ कैपिटल की प्रॉब्लम होती है. सो द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विल स्टार्ट अ ज्वाइंट वेंचर विद द MNCs फॉर द इन्वेस्टमेंट. वो इसलिए करती है क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती है. लाइक द न्यू मशीन, फास्टर प्रोडक्शन, वो नई नई टेक्निक लेके आती है. एंड द सेकेंड थिंग इज MNCs माइट ब्रिंग देम अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वी आर डेवलपिंग तो हमें एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए. MNCs क्या करती है, आपको पैसा भी देती है और आपको नई टेक्नोलॉजी भी देती है. और यही कारण है कि जो इंडियन कंपनी है वो भी उनके साथ ज्वाइंट हो जाती है. बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द MNCs इन्वेस्टमेंट टू बाय अप लोकल कंपनीज. लेकिन अब इसका नेगेटिव इफेक्ट देखिए, क्या कि MNCs कंपनी, जो विदेशी कंपनी, धीरे धीरे क्या करती है, उस लोकल कंपनी को कैप्चर कर लेती है. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा थम्स अप पहले था, उसको किसने किया, कोका कोला ब्रांड ने कैप्चर कर लिया. तो यहाँ पर देखिए, तो जो MNCs है धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट का पार्ट बढ़ा लेती है और लोकल कंपनीज को कैप्चर कर लेती है. तो ये क्या हो गया, इसका साइड इफेक्ट हो गया. एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन. MNCs विद अ ह्यूज वेल्थ एंड क्वाइट इजी टू डू, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो उनके लिए ये करना बहुत इजी होता है. एग्जाम्पल इसने दे रखा है, जैसे कारगिल फूड अ वेरी लार्ज अमेरिकन MNCs, बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है, हैज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज प्रखर फूड्स. इसी तरह से जब ये कंपनी, कारगिल कंपनी, भारत आई थी तो उस समय इंडिया में जो कंपनी थी डोमेस्टिक, दैट इज प्रखर फूड, उस समय चलता था. That has built a large marketing network in the various part of India. ये इतना फेमस था कि उसका इंडिया के बहुत सारे एरियाज में नेटवर्क था. Also Prakhar Foods had 4 oil refineries, उसकी रिफाइनरीज भी थी, whose control has now shifted to Kargil. ठीक है, कारगिल ने क्या किया, उसका पूरा प्रोडक्शन आपको कंट्रोल कर लिया. Kargil is now the largest producer of edible oil in India with a capacity of 5 billion pouches daily. ठीक है, तो उसने क्या किया, जो इंडियन डोमेस्टिक कंपनी थी उसको कैप्चर कर लिया और उसने अपने नाम से टेक ओवर उसे कर लिया. आज इतनी कैपेसिटी है कि 5 मिलियन पाउचेस डेली उसके एडिबल ऑयल के बनते हैं. Many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budgets of the developing country government. कई MNCs तो इतनी बड़ी होती हैं कि जो डेवलपिंग नेशन, उनकी गवर्नमेंट का जितना बजट होता है इतना तो उनका टर्नओवर माना जाता है. With such immense wealth, imagine the power and influence of the MNCs. और यही कारण है कि वो बहुत पावरफुल मानी जाती है. There are another way in which MNCs control the production. Large MNCs in developed countries place order for the production with small producer. और बड़ी बड़ी कंपनियां, दूसरा कारण क्या, प्रोडक्शन से स्मॉल प्रोड्यूसर को अपना क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए देती हैं. गारमेंट्स एंड फुटवेयर, sports item were example of the industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. The products are supplied to MNCs which then sell theirs under their own brand name to the customer. पहली चीज तो हमने देखी द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि MNCs कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है तो वो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके साथ ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करती हैं और धीरे धीरे उसे टेक ओवर कर लेती हैं. तो ये पहला नेगेटिव इफेक्ट. सेकंड हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द MNCs ग्रुप्स आर जस्ट प्रोड्यूसिंग देयर प्रोडक्ट विद द स्मॉल कंपनीज. वो क्या करती है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर से अपनी चीज़ें बनवा लेती है, लेकिन लेबल किसका लगाती है, लेबल वो अपना लगा लेती है, अपना ब्रांड उसमें पब्लिश करती है. These MNCs have tremendous powers to determine price, quantity, delivery and labor condition for these instant producers. और वो इतनी पावरफुल होती है कि प्रोडक्शन तो उनसे कराती है लेकिन प्राइस खुद डिसाइड करती है. इतनी पावरफुल कंपनीज होती है कि प्रोडक्शन किसी और से करा रही है लेकिन अपने ब्रांड पे उसे बेचती हैं और बहुत हाईली प्राइसेस वहाँ पर चार्ज कर सकती हैं और उन प्रोड्यूसर्स को बहुत कम दिया जाता है. Thus we see that there are variety of way in which MNCs are spreading their production and interacting
interacting with local producer in various countries across the globe by setting up partnership with the local companies, by using the local companies for supply, by closing competition with local companies or buying them. MNCs are exerting a strong influence in production at these distant locations. As a result, production in these widely disparate locations is getting interlinked. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आया कि हाउ द MNCs just get production from वर्ल्ड वाइड, किस तरह से वो वर्ल्ड वाइड या किस तरह से वो अपना इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक मार्केट में लाती हैं. तो यहाँ क्वेश्चन लिखिए, हाउ MNCs कंट्रोल ओवर अ मार्केट, किस तरह से वो एक मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं. हाउ MNCs कंट्रोल ओवर अ कंट्रीज मार्केट, किसी भी देश के मार्केट को कैसे कंट्रोल कर लेती है. यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पर, पहला पॉइंट हो गया स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन, अपना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फैलाकर. सेकंड, इंटरेक्टिंग विद द लोकल प्रोड्यूसर, वो लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं. थर्ड हो सकता है बाय सेटिंग पार्टनरशिप, वो उन्हें पार्टनर बना लेते हैं. फोर्थ हो गया सप्लाई करते हैं. और फिफ्थ हो गया उनके साथ क्लोज कंपटीशन करके धीरे धीरे क्या करते हैं, वो उन कंपनीज को टेक ओवर कर लेते हैं. क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस मैम. ओके, तो यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा व्हाट इज द रूल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है, टू कनेक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी, कनेक्ट द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, किसी देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना. यहाँ पर हमने देखा कैसे, हमने देखा द MNCs आर द कंपनीज हु जस्ट प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ द कंट्रीज लिमिट, जो बहुत सारा प्रोडक्शन करती है, इतना कि वर्ल्ड लेवल पे उनका प्रोडक्शन फेमस होता है. दीज आर द फेमस ब्रांड, और इनका प्रोडक्शन हब इस तरह से होता है, कहीं कॉस्टिंग कम करने के लिए वो अपना प्रोडक्शन हाउस बनाती है, तो कहीं पर वो स्किल्ड पीपल का यूज करके कॉलिंग सेंटर्स बनाती है, और धीरे धीरे उस कंट्री की इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं और वहाँ की लोकल कंपनीज को टेक ओवर भी कर लेती हैं. आगे देखिए, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. अब इससे फॉरेन ट्रेड कैसे इफेक्टेड हुआ, अब हम देखते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज. इन दिस हिस्ट्री यू हैव read about the trade routes connected India and South Asia market both in East and West and extensive trade to look after. पहले क्या था, एक देश का व्यापार बहुत सारे देशों से होता था, उसके लिए एक ट्रेडिंग मार्ग होता था, रूट होता था, जैसे सिल्क रूट हमने पढ़ा. इससे कनेक्टिविटी होती थी इंडिया की अदर कंट्रीज के साथ. As you would remember, it was trading interests which attract various trading companies such as the East India Company to India. और हम ये भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ट्रेडर इंडिया में आए, जैसे हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी भी ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पर आई थी. But simply, foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. और यही कारण है कि जो फॉरेन ट्रेड है वो लोगों को बताता है कि डोमेस्टिक मार्केट से भी बाहर मार्केट है. मार्केट्स टू अदर कंट्रीज, जहां वो बहुत सारे देशों के साथ अपना व्यापार कर सकते हैं. प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कम्पीट विद द मार्केट लोकेटेड इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अब क्या स्थिति हो गई कि आप केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में भी अपना प्रोडक्शन सेल आउट कर सकते हैं. Similarly, for the buyers, imported of goods produced in another country is one of the way expanding the choice of goods beyond the what is domestically produced. अब यहाँ पर choice आ गई, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं डोमेस्टिक भी, और अदर कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्शन को सेल आउट कर रहे हैं. सो द कंज्यूमर हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ चॉइस. अब हमारे सामने बहुत सारी चॉइस है. जैसे आप सेल फोन खरीदते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है भी, उस समय भी आपके सामने चॉइस होती है कि आप एप्पल कंपनी का लें, सैमसंग का लें, MI का लें, ठीक है, जिसके फीचर्स सबसे ज़्यादा शार्प होते हैं आप उसी कंपनी का मोबाइल लेते हैं. करते हैं ऐसा, करते हैं ना ऐसा?
यस मैम। करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज कंज्यूमर हैविंग मोर चॉइसेस, आपके पास चॉइस है, जो आपके सबसे ज्यादा फीचर्स देगा, जो आपको सस्ता लगेगा, आप उसी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे। ठीक इसी तरह से चाइना मार्केट ने भी हमारे मार्केट को कैप्चर किया टॉयज फील्ड में। आप इंडियन के टॉयज देखिए, वो ड्यूरेबल होते हैं लेकिन बहुत कॉस्टली होते हैं। तो चाइना ने क्या किया, इज जस्ट लाइक द MNCs ग्रुप, उसने बहुत कम कॉस्ट पे ज्यादा टॉयज, वेराइटी ऑफ टॉयज ही सेल। तो धीरे धीरे हमारा हमारे मार्केट को किसने कैप्चर कर लिया? चाइना मार्केट ने कैप्चर कर लिया। Chinese manufacturer learn an opportunity to export toys in India, where toys are sold at the high prices. चाइना ने सबसे पहले क्या देखा कि इंडियन मार्केट में टॉयज बहुत महंगे हैं, तो उन्होंने को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम सस्ती दर पे टॉयज इंडिया में कैसे सेल करें। They start exporting plastic toys in India. Buyers in India now have the option to choosing between the Indian goods or Chinese toys. पहले हमारे यहाँ क्या था, वुड के टॉयज, आयरन के इनके बनते थे। पहली बार जो चाइना इंट्रोड्यूस द प्लास्टिक टॉयज, आजकल तो आप देख रहे हैं सारा प्लास्टिक स्टफ है, चाइना ने सबसे पहले ये टॉयज स्टार्ट किए। अब लोगों के पास चॉइस हो गई कि वो इंडियन टॉयज खरीदें या फिर चाइनीज खरीदें। Because of the cheaper price and new designs, Chinese toys become more popular in the Indian market. क्योंकि ये बहुत सस्ते भी होते थे और बहुत सारी इसमें वैरायटी भी होती थी, तो लोगों ने इंडियन टॉयज को खरीदना कम कर दिया, बल्कि चाइनीज टॉयज खरीदने लगे। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ही 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप्स हैव बीन रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद द चाइनीज टॉयज। मात्र एक साल के अंदर 70 से 80% जो टॉयज मार्केट था वो चाइना ने क्या कवर कर लिया। Toys are now cheaper in the Indian market than the earlier. अब खिलौने इंडियन मार्केट में क्या हो गए, बहुत सस्ते हो गए। As a result, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, China's toys may come into Indian market in the competition between Indian and Chinese toys. Chinese toys prove better. Indian buyers have a great choice of toys and at a lower prices. For the Chinese toys market, this provides an opportunity to expand business. The opposite is true for the Indian market. They face losses to their toys are selling much less. अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई चाइना के यहाँ, आपको तो फायदा हुआ, कंज्यूमर को बहुत फायदा हुआ, उनके सामने चॉइस आ गई, उन्हें कम कॉस्ट पे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही थी। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया इंडियन जो टॉय मार्केट में आया कि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्हें बहुत टफ कंपटीशन करना पड़ा। पहला तो प्राइस से, कि उनकी प्राइस बहुत महंगी पड़ती थी, दूसरा वैरायटी, क्योंकि चाइनीज मार्केट में वैरायटी बहुत थी, तो इससे इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, उन्हें बहुत सस्ते दामों में अपने टॉयज बेचने पड़े। दूसरी तरफ चाइना को इससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा मार्केट मिल गया जहां वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल कर सकते थे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो MNCs ग्रुप है वो धीरे धीरे किसी भी मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। इन जनरल, with the opening of trade, goods travel from one market to another. Choice of goods in the market rises. और यही तरीका है जब व्यापार होता है तो एक देश की गुड्स दूसरे देश में आती है और उस मार्केट को कैप्चर कर लेती है। Prices of similar goods in two markets tends to be become equal. The producer in the two countries now closely compete against each other, even they are separated by the thousands of miles. हालांकि चाइना और अमेरिका एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित हैं, लेकिन क्योंकि कंपटीशन के कारण अब चाइनीज मार्केट और इंडियन मार्केट एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गया है। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट टू कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। आज ट्रेड का मतलब क्या है, जो बहुत सारे कंट्रीज हैं उनको इंटरकनेक्ट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड। कि आज ट्रेड का मतलब सिर्फ सेल और बाय नहीं है, इट इज गिव द कनेक्टिविटी टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। नाउ द टॉपिक इज हियर इज ग्लोबलाइजेशन, जो मैं आपको बताई थी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, दैट इज क्लियर हियर। MNCs have been looking for the location around the world which would be cheap their production. Foreign investment MNCs in these countries have been rising. At the same time, the foreign trade between the countries have been rising rapidly. तो MNCs क्या होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जो ढूंढते हैं मार्केट को जहाँ से उन्हें सस्ते दाम पर लेबर मिल जाए, नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाए, तो उनकी जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत कम आती है, क्योंकि जहाँ से उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल होता है, दे जस्ट कैप्चर द रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर साइड वेयर दे जस्ट नीडेड
चीप लेबर, तो वो उन कंट्रीज में जाते हैं जहाँ उन्हें सस्ता लेबर मिल जाता है। तो इस तरह से MNCs और उनकी कॉस्टिंग बहुत कम पाई जाती है। A large part of foreign trade is also controlled by MNCs. For instance, the car manufacturing Ford कार का नाम आपने सबने सुना है? सुना हुआ है फोर्ड कार का? आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो फोर्ड कार का मार्केट आपने सबने सुना हुआ है कि उसने धीरे धीरे क्या कर रखा है, एक लग्जरियस क्लास को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो इंडियन मार्केट में उसकी धीरे धीरे बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ गई है। इट ऑल्सो एक्सपोर्ट कार टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ये केवल इंडिया को नहीं अदर कंट्रीज को भी कार प्रोवाइड कराता है। एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। लाइकवाइज एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट ऑफ MNCs इन्वॉल्व सस्टेनियल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? जस्ट लाइक द MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज जिनका प्रोडक्शन किसी कंट्री बाउंड नहीं होता बल्कि वर्ल्ड लेवल पे पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके, चलो आज इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।